महाभोज। मनु भंडारी। कल जब से सरोहा से लौटे हैं सक्सेना, एक अजीब सी ऊहा-पोहा में पा रहे हैं अपने को। डीआईजी ने बुलाकर यह काम सौंपा था तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था सक्सेना को। वैसे किसी गांव में जाकर बयान लेना कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। साधारणतः एसपी जाते भी नहीं ऐसी वारदातों के लिए। गांव का थानेदार ही निपट लेता है। पर इस समय सरोहा साधारण गांव नहीं है, इसलिए यह काम भी बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है। इतना महत्वपूर्ण कि गृह मंत्री दास साहब ने खुद बुलाकर हिदायत दी। सुना है आतंक जगाने वाला पुलिस रवैया नहीं है तुम्हारा। बहुत अच्छी बात है, मैं कदर करता हूं इसकी। इसीलिए तुम्हें सौंपा भी गया है यह काम। एक बार फिर से बयान लो लोगों के और इस तरह पेश आओ कि हिम्मत और हौसला दोनों जागे लोगों का, और वे अपनी बात कहें, बिना झिझक के और बिना डर के कहें। हमें लोगों का विश्वास जीतना है। रोम रोम पुलकित हो उठा था सक्सेना का और कृतज्ञता से डूबा हुआ यस सर बड़ी तपाक से निकला था। सख्ती किसी के साथ नहीं हो और किसी भी तरह की नहीं हो। इस आदेश के साथ अपनी बात का समापन किया था दास साहब ने, तो सक्सेना के अपने मन में बड़ी हिम्मत और हौसला जागने लगा। लौटे तो वह बेहद खुश। बस दास साहब का एक ही वाक्य रह रहकर मन में गूंजता रहा। आज तक अपने पर इस अपुलिसी रवैये की कीमत ही चुकाते आए हैं बेचारे, पर आज कोई कदर करने वाला तो मिला, और मिला है तो अपने को इस लायक सिद्ध करके ही दिखाएंगे। आज की इस चूहा दौड़ में इतने पीछे पड़ गए हैं सक्सेना कि अब तो अपने लिए किसी तरह की उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। अभी अभी सरकारी नौकरी की सारी सुविधा सुरक्षा को चुनौती देते आईजी के तबादले की खबर ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी। यो सबको ही अपनी अपनी नौकरी अधर में लटकी हुई दिखने लगी है आजकल, पर मौका मिलते ही एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने की जी तोड़ कोशिश करने से कोई नहीं चूकता। एक सक्सेना ही है जिन्होंने अपने मन को समझा रखा है कि वे एसपी हैं और रिटायर होने तक भी शायद एसपी ही बने रहें। क्या करें, मजबूरी है उनकी, यह कहना चाहिए कि यह सीमा है उनकी कि सबको प्रसन्न करने वाला लोच है ही नहीं उनके व्यक्तित्व में। इसलिए दास साहब के इस वाक्य ने अतिरिक्त रूप से पुलकित ही नहीं किया था, बल्कि मन में एक उम्मीद भी जगा दी सक्सेना के। लौटकर डीआईजी को सारी बातें बताई तो बिना कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर किए इतना ही कहा, बहुत गौर से सारे केस को देख चुका हूं मैं, और रिपोर्ट भी करीब करीब तैयार ही है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, कोई छोटा मोटा चेंज करना हो तो कर दीजिए, वैसे खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बयान सबके लीजिए और पूरे लीजिए। गांव वालों को पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए कि कोई बात अनकही नहीं रही। तो सारा उत्साह बुझ गया सक्सेना का। जब रिपोर्ट तैयार ही है तो फिर जाकर उन्हें करना ही क्या है, मात्र ब्लोटिंग पेपर की तरह लोगों की कही बातें सोख कर ले आना है। वह भी इस निष्कर्ष निकले, इट्स ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। चेहरे का बुझापन छिपा नहीं रह सका डीआईजी से। अपने आदेश में हल्का सा संशोधन करते हुए कहा, अगर कोई नई बात निकलती है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी विल कंसिडर। आदेश और उसका संशोधन दोनों का मतलब समझते हैं सक्सेना। ठीक है, इस बार यही करके आएंगे वे। हमेशा अगर मगर में फंसा उनका मन सामने आए अवसरों को इसी तरह ठुकराता आया है। पर उन सब से हुआ क्या? यही ना कि वे खुद ही सबकी ठोकरों में पड़े हैं आज। लेकिन इस बार वे वही करेंगे जो उनसे कहा है दास साहब ने, डीआईजी ने। शाम को अकेले में बैठकर 2 पैक चढ़ाए सक्सेना ने और मन में उग आए सारे मलाल की ऐसी की तैसी कर दी। बात को कहीं से कहीं घुमा दो, कैसे भी मोड़ दो और जो चाहे निष्कर्ष निकाल लो। बाएं हाथ के खेल हैं ये सब पुलिस वालों के लिए। मन को सब ओर से निर्द्वंद बनाकर कल वे सरोहा के लिए चले थे, लेकिन हीरा का बयान लेकर लौटे तो भीतर जाने कैसा ममत्व जागने लगा। महेश का यह वाक्य, बस समझ लीजिए सर, हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। उसके अपने सामने जाने कितने प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा हो गया। हीरा के इस वाक्य ने, बहुतई मुलायम रही हमार बिसुआ की चमड़ी, बहुतई मुलायम,
चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाए गए प्लस्तर को झाड़कर फेंक दिया। नहीं, बीसू ने आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या वह कर ही नहीं सकता था, इसीलिए शायद उसकी हत्या की गई है। जो भी हो, अब वे इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, बाद में जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन सवेरे सवेरे सरोहा के लिए रवाना होने से पहले डीआईजी का फोन आया। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू सक्सेना। कल तुम्हारे काम का, तुम्हारे व्यवहार का बड़ा अच्छा रिएक्शन हुआ है गांव वालों पर। लोग बहुत खुश हैं। फिर एक क्षण ठहरकर आवाज में थोड़ा धीमा करके, और दा साहब भी। गो अहेड। थैंक यू सर। लाइन काटी और साथ ही थोड़ी देर पहले का संकल्प भी जैसे कहीं से कटने लगा। तो दा साहब के पास उनके काम की और गांव वालों की प्रतिक्रिया की रिपोर्ट पहुंच गई। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत चुस्त हैं दा साहब का विभाग। प्रांत के किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी रहती है उन्हें। डा साहब खुश हैं और यदि वे खुश ही बने रहे तो उनकी अपनी जिंदगी में खुशियां आने में देर नहीं लगेगी। पर तभी उनके सामने हीरा का कातर चेहरा उभर आया। महेश की नम आंखें उभर आई। ओ गॉड! और उन्होंने साया सारी बातों को परे सरकाया और उठकर तैयार होने लगे। रास्ते में वे बिंदा की बात ही सोचते रहे। वह आज भी नहीं आया तो सख्ती नहीं करनी है, पर उसे लाना तो है ही। थानेदार के हिसाब से वह खतरनाक आदमी है और हीरा के कहे अनुसार बिस्व का खास दोस्त। अच्छा किया जो कल उन्होंने थानेदार को फिर से बुलाने के लिए मना कर दिया। वे आज अपना आदमी भेजेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे ही उनकी जीप थाने के अहाते में घुसी, थानेदार ने एक कड़कदार सल्यूट ठोका और होठों पर 2.5 इंच मुस्कान फैलाकर सूचना दी। बिंदा आ गया है सर। कल मैं खुद गया था उसके पास और वो डांट पिलाई कि सिर के बल चला आया आज। आप भी जरा सख्ती से पेश आइए। वैसे मेरी डांट से काफी सीधा हो गया है सर, फिर भी कुछ भरोसा नहीं इसका। फिर जरा हिचकते हुए बोला, मैं सोचता हूँ बयान के समय मेरा रहना ठीक होगा सर, थोड़ा काबू में रहेगा। सक्सेना ने जवाब कुछ नहीं दिया, केवल एक बार चुभती सी निगाह से थानेदार को देखा और फिर दूर बैठे झुंड की ओर नजरें घुमा ली। कल की तरह आज भी काफी लोग थे और सब जैसे इसी ओर देख रहे थे। सक्सेना ने वातावरण में कुछ भांपने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ विशेष लगा नहीं। आश्वस्त हुए सक्सेना और भीतर आकर कुर्सी पर जम गए। आज जिन लोगों के बयान होने थे, उनके नामों पर एक सरसरी सी नजर डाली और आंखों के इशारे से आदेश दिया कि कार्रवाई शुरू की जाए। चौकीदार बिंदा के नाम की गुहार लगाता हुआ बाहर दौड़ गया तो सक्सेना ने कहा, आप सब लोग बाहर बैठेंगे, बिंदा का बयान मैं अकेले लूंगा। दोनों कांस्टेबल तपाक से हुक्म अदायगी की मुद्रा में खड़े हो गए, पर थानेदार ने हिम्मत करके फिर कहा, सर देख लीजिए, वो बहुत टेढ़े आदमियों को सीधा करना जानता है सक्सेना, आप जाइए। आवाज में कोई खास सख्ती नहीं, फिर भी भीतर ही भीतर तिलमिला उठा थानेदार। उसे समझ क्या रखा है एसपी ने? थानेदार है गांव का आखिर, और उसे इस तरह दुत्कारा जा रहा है जैसे भीड़ में जुट आए लोंडो लपाड़ों को दुत्कारा जाता है। कमरा छोड़ते समय एक झूठी मुस्कान तक वह अपने होठों पर नहीं खिला सका, बस गुस्से के मारे मूंछ का बायां कोना फड़कता रहा। चौकीदार के साथ बिंदा आया, साथ में 22-24 साल की एक औरत भी। दुआ सलाम कुछ नहीं, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा है बिंदा। सक्सेना कुछ क्षण तक एकटक देखते रहे बिंदा को। सांवला चेहरा, तीखे नाग नक्श और गठी हुई देह। चेहरे पर न किसी तरह का भय, न क्रोध, सिर्फ एक अनासक्ति। सक्सेना से नजर मिलते ही धड़ाक से थूक दिया बिंदा ने, तो चौकीदार ने हड़काया, ए, क्या करता है साहब के सामने? क्यों, थूकना मना है क्या? चौकीदार कुछ और कहता या करता, उससे पहले ही सक्सेना ने कहा, भीतर जाओ, और हाथ के डंडे से ही चौकीदार को बाहर जाने का इशारा किया। यह भी आएगी, छोड़ नहीं रही है मुझे 1 मिनट के लिए अकेला। फिर है मन ही मन भुनभुनाते हुए बोला, खा जाएगा जैसे मुझे कोई। औरत है तुम्हारी। इस बार औरत ने स्वीकृति में सिर हिलाया
और चेहरे पर एक यातना भरी कातरता उभर आई उसके। थोड़ा सा सरक कर वह बिंदा से एकदम सट सी गई। ठीक है, आने दो इसे भी। बिंदा ही नाम है तुम्हारा? बिंदेश्वरी प्रसाद। आवाज में कड़क और एक एक अक्षर पर जोर। पता नहीं क्यों सक्सेना को बिंदा का यह लहजा अच्छा लगा, अपने लिए चुनौती सा। कल तुम्हारा बयान होना था और तुम नहीं आए, क्यों? बिंदा कुछ कहता उसके पहले ही रुकमा बोली, शरीर ठीक नहीं था इनका, ताप चढ़ा था, कैसे आते? झूठ मत बोल, डर पड़ा है किसी का? डपट दिया बिंदा ने। फिर सीधे सक्सेना की ओर देखकर कहा, हाँ नहीं आया। क्या होगा बयान लेकर? क्या रखा है इस नाटकबाजी में? निकलेगा तो वही जो दा साहब कह गए हैं। फिर आज क्यों आए? थोड़ा सा व्यंग घुलाया सक्सेना की आवाज में, तो एकदम भड़क उठा बिंदा। आज भी नहीं आता अगर काका ने सौगंध न दिलवाई होती तो। कौन काका? हीरा काका, नहीं जानते? आप सब लोगों के तो समधी बने हुए हैं आजकल। जिसे देखो वही धोती की लांग उठाए चला आ रहा है उनके पास। सामने वाले को तिलमिला देने वाली नफरत भरी बिंदा के स्वर में, पर सक्सेना पर जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बड़े ही सहज भाव से पूछा, जानते हो कि सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म है? जुर्म? एकाएक लपट सी कौंधी बिंदा की आंखों में। जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों में? बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते? जिंदा आदमियों को जला दो, मार दो, यह सब जुर्म नहीं है आपकी नजरों में? आंखों के डोरे सुर्ख हो आए और कनपटी की नसें फड़कने लगी बिंदा की। रुक्मा ने उसके आवेश पर अंकुश लगाने के लिए कसकर उसकी बाह पकड़ ली। भय से उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, पर सक्सेना के चेहरे पर फिर भी कोई विकार नहीं आया। है, इसलिए तो यहां बैठकर तहकीकात कर रहा हूं। तहकीकात क्यों कहते हैं? कहिए बेवकूफ बना रहे हैं सबको। और बिंदा का चेहरा और स्वर बुझ सा गया। याचना भरे स्वर में उसने कहा, क्यों झूठ मूठ गांव वालों के साथ मजाक कर रहे हैं? दा साहब से लेकर आप तक की शतरंज में आज बिसु की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है, इसलिए इतने जोर शोर से तहकीकात हो रही है। बड़े प्यार से बुला बुलाकर बयान लिए जा रहे हैं, पर होना जाना कुछ नहीं है। फिर एकाएक आवाज को सप्तम स्वर में ले जाकर चिल्लाया, क्या हो गया है आप सब लोगों को? कोई ईमान धर्म नहीं रह गया है किसी का? लानत है सब पर। बिंदा। सख्ती और कठोरता में लिपटी एक अफसरी आवाज गूंजी, याद रखो यह थाना है, पागल खाना नहीं। दोनों में कोई भेद रहने दिया है आप लोगों ने? थाने में जो कुछ होता है उसका सिर पैर या कोई तुक समझ में आता है आप लोगों को? आवेश के मारे सारा बदन थरथरा गया बिंदा का। सक्सेना के चेहरे की नसें तन गई, ललाट पर गहरी सलवटें उभर आई। सख्त आवाज में कहा, यह बकवास बंद करो और होश में आकर जवाब दो। सक्सेना की इस फटकार से रुकमा धाड़ मारकर रो पड़ी और उसने कसकर बिंदा की बांह पकड़ ली। ना बोलो, ना बोलो। एक झटके से उसे परे धकेला बिंदा ने और उसी तरह बरस पड़ा। मत तेसुए बहा हरामजादी, मेरे भीतर सुलगती आग इन आंसुओं से ठंडी हो गई तो सबकी तरह जनखा हो जाऊंगा मैं भी। अभी तो मुझे इन सब से निपटना है, एक एक से। भीतर इतना शोर शराबा सुनकर थानेदार अपने को रोक नहीं पाया। बड़ी मुस्तैदी से भीतर घुसा, सुलगती आंखों से बिंदा को देखा और फिर बड़ी विनम्रता से बोला, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। कोई खास बात नहीं, आप बाहर बैठिए। भीतर ही भीतर तिलमिला गया थानेदार। बिंदा के चीखने चिल्लाने से मन में खुशी की जो लहर दौड़ी थी, इस आदेश से वह ठंडी पड़ गई। मन ही मन उभरा, साला सचमुच ही जनखा लगता है यह तो। देहातियों की गालियां खा रहा है बैठा बैठा, मेरे सामने इतनी बकवास करता तो टांगे चीर देता इस हरामखोर की। रुक्मा ने कसकर अपने होठ भींच लिए और सक्सेना एकटक बिंदा के चेहरे को देखता रहा, उसकी कनपटियों की फड़कती हुई नसों को देखता रहा। 2 मिनट तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा कमरे में। बिंदा, मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं तुम भी शराफत से पेश आओगे।
अफसरी रोब और गरिमा में लिपटे इस वाक्य में कुछ ऐसा था कि बिंदा ने नजरें उठाकर सक्सेना के चेहरे पर टिका दी, पर बोला वह कुछ नहीं। बिसु खास दोस्त था तुम्हारा? खास दोस्त? नहीं, दुश्मन था। दुश्मन? और नहीं तो क्या। जो आदमी बीच में ही दगा दे जाए उसे दोस्त कहेंगे आप? यह वाक्य कहते कहते चेहरे का तनाव और आक्रोश जाने कहाँ घुल गया। एक अजीब सी मायूसी पुत गई बिंदा के चेहरे पर। ओह! एक नामालूम सी मुस्कान फैल गई सक्सेना के चेहरे पर। तुम चाहते हो कि बिसु की मौत का असली कारण पता लगे? मेरे चाहने से क्या होता है? जोरावर की रखेल इस थानेदार ने रिपोर्ट तैयार करके दे दी है। भरी सभा में दा साहब भी कह गए कि बिसु ने आत्महत्या की है। मशाल वालों ने भी छाप दिया। बस आप लोगों के लिए बात खत्म हो गई। पर मैं नहीं मान सकता, मरते दम तक नहीं मान सकता कि बिसु। बात को अधूरा छोड़कर नकारात्मक भाव से सिर हिलाने लगा बिंदा। कारण? कारण? एकटक सक्सेना के चेहरे की तरफ देखते हुए बिंदा ने कहा, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वह आत्महत्या करेगा? नहीं साहब, नहीं, नहीं, उसे मारा गया है। पर किसने मारा? क्यों मारा? बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी। क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूं। एक क्षण रुका बिंदा। सक्सेना एकटक उसका चेहरा देखते रहे, उसके आवेश को देखते रहे, और बिंदा उसी रो में कहता रहा, और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते अपने इस देश में, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे बिसु को मार दिया गया। सोच सोचकर ही दिमाग की नसें फटने लगती हैं। और सचमुच ही बिंदा ने दोनों हाथों से कसकर अपना माथा पकड़ लिया। रुकमा बिंदा की पीठ सहलाने लगी और बड़ी याचना भरी दृष्टि से उसने सक्सेना की ओर देखा। भीतर ही भीतर उभर आई खींच पर जैसे तैसे नियंत्रण पाकर सक्सेना ने कहा, देखो बिंदा, कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लग सकती है, सुनने वालों के जज्बात भी उभार सकती है, पर मैं पुलिस का आदमी हूं, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। कानून के सामने यह निरी बकवास है, समझे? हमें ठोस प्रमाण चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रमाण के कोई बेगुनाह और निर्दोष आदमी पकड़ लिया जाए तो? लेकिन अंत तक आते आते उनकी खींच उभर ही आई। तो क्यों पकड़े नहीं जाते निर्दोष आदमी? 5 साल पहले बिसु को किस गुनाह पर पकड़ा गया था? सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर बिंदा ने पूछा। जरूर कोई कारण रहा होगा। कहने को तो सक्सेना ने कह दिया, पर उन्हें खुद लगा जैसे उनकी आवाज में कड़क गायब हो गई है। कारण तो सबका निकल ही आता है साहब, बेगुनाहों को पकड़ने का भी और गुनहगारों को छोड़ने का भी। यही तो न्याय है आप लोगों का। इसलिए तो कहता हूं कि यह सब बहुत कह लिया, अब कहो मत, बल्कि कुछ मदद करो हमारी। और मात्र इस वाक्य से उन्होंने सचमुच ही बिंदा के बोलने पर अंकुश लगा दिया। कोई 2 मिनट खामोश रहने के बाद स्वर को बिल्कुल बदलकर और आंखों को बिंदा के चेहरे पर गड़ाकर सक्सेना ने पूछा, जिस रात बिसु की मौत हुई उस दिन दोपहर को वह तुम्हारे घर आया था? हाँ। तुम्हें मालूम है उसके बाद में कहाँ गया था? हाँ, वह अपने घर गया था और मैं शहर। शहर तुम किस लिए गए थे? बीज और खाद खरीदना था, मंडी में कुछ वसूली भी करनी थी। खाना उसने तुम्हारे यहाँ खाया था? हाँ, दिन का खाना वह अक्सर मेरे साथ ही खाता था। बदले में वह घंटे 2 घंटे मेरे खेत पर काम भी कर दिया करता था। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानता था। खाना तुमने भी उसके साथ खाया था या अकेले उसने ही खाया था? मेरे बिना उसके गले से कोर ही कहाँ उतरता था साहब। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो बहुत पुरानी नहीं थी। हीरा ने बताया था कि 8 महीने पहले वह जेल से छूट कर आया। तभी तुम्हारा परिचय हुआ उससे, फिर इतनी निकटता, इतनी आत्मीयता। नजरों में एक खास तरह का पैनापन उभर आया सक्सेना के, पर उससे एकदम बेफिक्र बिंदा ने कहा, महीनों से क्या होता है साहब, यह तो मन मिलने की बात है। हमको तो खरा आदमी मिल जाए तो एक दिन में ही उसके गुलाम हो जाए। देखने को भी मिलता है कहाँ है आजकल खरा आदमी।
फिर रुकमा की ओर देखकर बोला, यह जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमिजाज है। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत को, पर मैं करता हूँ। बर्दाश्त ही नहीं, आदर करता हूँ साहब। बाहर से भीतर तक कुंदन की तरह खरी। बिसु की असली चेली है, पर कैसी सहम गई है बिसु की मौत के बाद। इन सब बातों में खास दिलचस्पी नहीं है सक्सेना की। बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए उन्होंने पूछा, उस दिन जब तुम्हारे यहाँ आया था, क्या बातें की थी तो उसने? वह दुखी था या परेशान था? किसी से कुछ कहा सुना या झगड़ा हुआ था उसका? मुझसे झगड़ा किया था। तुमसे? किस बात पर? ललाट पर सलवटें उभर आई सक्सेना के। दिल्ली चलने के लिए। जब से उसने आगजनी की घटना के प्रमाण जुटाए, वह पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था दिल्ली चलने के लिए। मैं यही कहता था कि अब कुछ नहीं होने का। जब सरकार ही सारी बात को दाब ढक रही है, तो मेरे तेरे भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ की सरकार, वैसे दिल्ली की सरकार। हमने तो सबको देख लिया साहब। एक वह शराबी सरकार थी, एक यह पेशाबी सरकार, ससुर सब एक। बिंदा। सक्सेना ने अंकुश लगाया इस अनर्गल प्रलाप पर। वापस लाइन पर आते हुए बिंदा बोला, कहा ना साहब, बस एक ही धुन सवार थी उसको। जब तक असली मुजरिम को नहीं पकड़वा दूंगा, मैं चैन से नहीं सो सकूंगा। बिंदा पर किसी ने ऐसा सुलाया उसे साहब कि अब तो चाहकर भी नहीं उठ सकता। फिर एक गहरी निश्वास छोड़कर बोला, वह तो जो गया सो गया साहब, पर अपनी सारी बेचैनी मुझे दे गया। अब जब तक असली मुजरिम को पकड़वाने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। पहली बार स्वर भीग गया बिंदा का। क्या प्रमाण जुटाए थे उसने? अगर ऐसे प्रमाण है तो पुलिस को दो, वह नए सिरे से मामले को। नहीं, कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस, कभी कुछ नहीं करेगी। करना होता तो पहले ही नहीं करती। कैसी बातें करते हो? बिना प्रमाण के कर ही क्या सकती है पुलिस? क्यों? कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, केवल गरीबों को पकड़ने के लिए। कानून के लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता, डपटते हुए सक्सेना ने कहा। झूठ बात है, सरासर झूठ। एकदम चीख पड़ा बिंदा और उसकी आंखों के डोरे में फिर सुर्खी उभर आई। सीने पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से कि कितनी सच्चाई है आपकी बात में। इस प्रश्न से भीतर ही भीतर क्षण भर को असहज हो गई सक्सेना, पर मन का भाव चेहरे पर नहीं आने दिया। निहायत अफसरी लहजे में इतना ही कहा, बिसु के मामले में तुम कोई ऐसा प्रमाण या संकेत दे सकते हो जो हमें आगे बढ़ने में मदद दे सके? बिंदा एकटक सक्सेना के चेहरे को देखता रहा, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि जो कुछ सक्सेना कह रही हैं वे मात्र शब्द हैं या उनका कोई अर्थ भी है। फिर धीरे से बोला, उस दिन शाम को 8 बजे पुत्तन की दुकान पर चाय पी थी बिसु ने। कोई 2 लोग उसके साथ थे। पुत्तन कहता है उसने उन आदमियों को कभी गांव में नहीं देखा। कौन थे वे आदमी, कहां से आए थे, क्यों आए थे, थानेदार ने बयान तक नहीं लिया पुत्तन का, और आप कहते हैं कि असलियत का पता। मत बोलो, मत बोलो। बिंदा एकाएक मुंह की ओर झांक कर झकझोर कर रुकमा रोने लगी। नहीं साहब, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये तो उस दिन यहाँ थे ही नहीं। बस आप इन्हें छोड़ दो, इन्हें किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं कहाँ। चुप कर, बुक्का मत फाड़। वहां छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिंदा ने फटकारा। नहीं, मैं चुप नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी कुछ भी। साहब, हम पर रहम करो। थानेदार हिम्मत करके फिर भीतर घुस आया। सर, पानी पिलाओ इन लोगों को और मुझे भी। रुकमा ने पानी भी नहीं पिया, हाथ जोड़ जोड़ कर यही रिरियाती रही, इनसे कुछ न पूछो साहब, इन्हें छोड़ दो, अब छोड़ दो, हमें कुछ नहीं मालूम। जानते हैं साहब, बिसु इसके लिए भगवान था बिल्कुल। वह मरा है तो ऐसे रोई है जैसे यह भी जिंदा नहीं रहेगी अब, और बिसु की मौत के बारे में आज मुझे कुछ सोचने नहीं दे रही है। रुकमा के आंसुओं ने जैसे बिंदा के सारे तैश और आवेश को धो दिया। बहुत ही कातर स्वर में बोला, ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब।
लोगों के घर, जमीन और गायें बैल ही रहन नहीं रखे हुए हैं जोरावर और सरपंच के यहाँ। उनकी आवाज जबान बंधक रखी हुई है, कोई चू तक नहीं कर सकता। उसकी आवाज में फिर आक्रोश घुलने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी। गुस्से में वह कह उठा, मन करता है फावड़ा लेकर 2 टुकड़े कर दूं जोरावर के, फिर चाहे फांसी पर ही लटक जाऊं। मत बोलो ऐसी बात, भगवान के वास्ते मत बोलो, इन्हें जाने दो साहब। और रुकमा सचमुच ही बिंदा की बाह खींचकर उसे दरवाजे की ओर घसीटने लगी। थानेदार उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इस बेहुदगी पर तो सक्सेना भड़केंगे ही या उसे ही कुछ करतब दिखाने का आदेश मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिंदा से केवल इतना ही कहा, ठीक है, आज तुम जाओ, पर तुम्हें कल फिर आना होगा और हो सके तो अकेले ही आना। और क्या, यह थाना है या कोई सैरगाह? नहीं, कोई अपने भाई को लिए चला आ रहा है, कोई लुगाई को। और फिर बड़े अदब से सक्सेना के सामने पानी पेश करके पूछा, चाय अभी लेंगे सरकार या एक बयान और हो जाए उसके बाद? दूसरा बयान जरा ठहर कर लूंगा, आप तब तक बाहर बैठिए, जरूरत होने पर बुला लूंगा। थानेदार के जाते ही सक्सेना ने शरीर को इस तरह ढीला छोड़कर कुर्सी के हवाले किया मानो बड़ी देर से वे एक भयंकर तनाव के बीच में रही हों। जिन लोगों के बयान होने थे उस सूची में पूतन का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने वह नाम जोड़ा, कुछ और बातें नोट की और फिर कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। बिंदा और रुकमा चले गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका तेवर जैसे वे अपने आसपास ही महसूस कर रहे हैं। इसके बाद 3 बयान और हुए, पर बयान के नाम पर मात्र खाना पूरी, बने बनाए प्रश्न और उनके बने बनाए उत्तर जो इस मामले को न आगे ले जा सकते हैं न पीछे, केवल मामले की फाइल को थोड़ा और भारी भरकम बनाने में सहायक हो सकते हैं। मन कहीं से उखड़ गया था सक्सेना का, और वे कोशिश करके भी उसे जमा नहीं पा रहे थे। आखिर अपनी कचहरी बर्खास्त की सक्सेना ने आज चाय भी नहीं पी और समय से कुछ पहले ही चल दिए। चलने से पहले सक्सेना ने आदेश दिया थानेदार को, कल चाय की दुकान वाले पुत्तन को भी बयान के लिए बुला लेना। पुत्तन को? इस तरह थानेदार ने मानो इस नाम का कोई तुक समझ में नहीं आ रहा हो उसके। वह तो चाय की दुकान करता है सर। मैंने भी तो यही कहा है, चाय की दुकान वाला पुत्तन बहुत जरूरी है। और खट से वे उठ खड़े हुए। ठीक है सर। और वह सक्सेना के पीछे पीछे जीप तक चला आया। आज जब चाय भी नहीं पी तो खाने के लिए कहने की हिम्मत भी नहीं हुई थानेदार की। इस बिंदा ससुर ने मिजाज बिगाड़ ही दिया आखिर साहब का। व्हील पर नहीं बैठे सक्सेना, बगल वाली सीट पर बैठे और जब जीप स्टार्ट होकर अहाते के बाहर निकल आई तो अपना सिर सीट की पीठ पर टिका दिया उन्होंने। 45 मिनट की वह ड्राइव अजीब सी बेचैनी में ही काटी उन्होंने, पर बेचैनी किस बात को लेकर है वे खुद नहीं समझ पाए। बिंदा की इन भावुकता भरी बातों से बेचैन होने वाली उम्र तो मानसिकता वे बरसों पीछे छोड़ आए हैं। पुलिस वालों के लिए वैसे भी इस तरह की बातें मात्र लफबाजी की और कोई अहमियत नहीं रखती। बहुत बार बहुतों से सुने हैं इस तरह के अनर्गल प्रलाप उन्होंने, बातों में नहीं, पर उसके चेहरे में जरूर कुछ ऐसा है जो सक्सेना को बेचैन बनाए हुए है। बिंदा का चेहरा फिर उनकी आंखों में उभर आया और एकाएक ही बरसों पुराना दिनेश उनके सामने आ खड़ा हुआ। सचमुच दिनेश से कितना मिलता है इसका चेहरा, और इतनी देर में बिंदा नहीं, बिंदा की बातें नहीं, वर्ण अतीत की असंख्य परतों के नीचे दबा हुआ दिनेश ही उन्हें परेशान कर रहा था शायद। 42 के दिन आंखों के आगे उभर आए। क्या उमंग, क्या जोश था उन दिनों में। हड़तालें, जुलूस और नारों के बीच ही दिन गुजरते थे और रात को नींद में भी बुझाएं फड़कती रहती थी और मुट्ठियां हवा में उछल जाती थी। एक बार वे और दिनेश सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लगाने का संकल्प लेकर निकले थे। दूसरी मंजिल तक पहुंच भी गए थे कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर वे भाग आए, बिना इस बात की परवाह किए कि दिनेश अकेला रह जाएगा। पुलिस का डर था या प्राणों का मोह, जिसने सोचने ही नहीं दिया कि दोनों साथ निकले हैं, साथ कदम बढ़ाया है तो अंत तक साथ ही रहना चाहिए। दिनेश पकड़ा गया था और इतनी पिटाई हुई थी उसकी कि सारी पसलियां चकनाचूर हो गई थी।
1 सप्ताह तक अस्पताल में रहकर वह मर गया था। दीवार से सिर फोड़-फोड़ कर कितना रोए थे वे, कितना कोसा था अपने को, कैसी-कैसी धिक्कार और लानत भेजी थी अपने खुद के नाम। कितने दिनों तक एक भयंकर अपराध बोध के नीचे घुटा-घुटा और मरा-मरा महसूस करते रहे थे। लेकिन तब से लेकर आज तक उनके भय और उनके मोह का दायरा बढ़ता ही गया और हर बार वे भीतरी उमंग और जोश में आकर आगे बढ़ते हैं, पर ऐन मौके पर कभी भय से तो कभी मोह से मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लंबे समय तक पश्चाताप की आग में झुलसने के लिए। जीप शहर में घुसी तो उन्होंने कहा, ऑफिस नहीं, सीधे घर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। असमय घर आया देख सक्सेना की पत्नी घबरा गई। कुछ हो हवा तो नहीं गया? इन गांव वालों का कुछ भरोसा नहीं, आए दिन तो ऐसी वारदातें सुनने को मिलती रहती है। झपटकर वे बाहर निकली। सामने सक्सेना को सही सलामत देखा तो आश्वस्त हुई। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गया, सरोहा से सीधा यहीं आ गया। सिर्फ शरबत पिया और अपने ठंडे अंधेरे बेडरूम में पहुंचे। पत्नी से बिना विशेष कुछ बातचीत किए आंखें मूंदकर चुपचाप लेट गए। 2 दिन के बयानों से बाहर की दुविधा एकदम समाप्त हो गई थी। यह आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है, ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। पर सारी दुविधा भीतर सिमट आई थी। उन्हें डीआईजी के आदेश पर चलना है या अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करनी है। बिंदा की जिन बातों को भावुकता भरी बातें समझकर वे टालते रहे, वही बातें हथौड़े की तरह उनके भेजे पर ठुकने लगी। काफी देर तक अपने को ही कुरेदते रहने के बाद उन्होंने भीतर ही भीतर निर्णय कर लिया, निर्णय नहीं, संकल्प किया कि जो भी हो, जैसा भी हो, वे इस मामले की तह तक जाएंगे और इस वारदात को रेशा रेशा उधेड़ कर रख देंगे। केवल यही नहीं, बिंदा के पास जो प्रमाण हैं, उनमें कुछ दम हुआ तो पुलिस की फाइलों में गड़ी उस घटना को भी खोद निकालेंगे। शाम को उन्होंने डीआईजी को फोन पर बताया, गर्मी के मारे भयंकर सिरदर्द होने की वजह से सरोहा से वे सीधे घर आ गए। साथ ही यह भी कि पहली रिपोर्ट तो उन्हें बदलनी ही पड़ेगी, शायद शुरू से आखिर तक मामला बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। अच्छा? आश्चर्य में लिपटा बेहद ठंडा सा स्वर सुनाई दिया और फिर एक आदेश की, जाने से पहले कल जरूर मिल लेना और बयान की फाइल रात तक किसी के हाथ भिजवा देना। आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट। पर डीआईजी की इस सख्त और ठंडी आवाज ने सक्सेना के थोड़ी देर पहले किए संकल्प को कहीं से भी ठंडा नहीं होने दिया। नहीं, इस बार वे दिनेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे अंत तक।